राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत की ओर से आई अचानक भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। तिब्बत की ओर से आए अचानक सैलाब ने रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। भोटेकोशी नदी के उफान से टिमुरे और स्याब्रूसी समेत कई इलाके प्रभावित हुए हैं। घर, बाजार, वाहन और पुल बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड से सामने आई शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रभावित इलाकों में से 384 यात्रियों के लापता होने की भी सूचना है, जिनमें 291 विदेशी नागरिक हैं और 93 नेपाली शामिल हैं। विदेशी नागरिकों में कम से कम 105 भारतीय पर्यटक भी बताए जा रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों का सत्यापन अभी जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की है और बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना भी जताई है। भारत ने नेपाल को इस मुश्किल घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजने की तैयारी की जा रही है। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कई राजनीतिक और मौजूदा मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर अपनी बात रखी। इसके साथ ही चिराग पासवान ने जाति आधारित जनगणना को लेकर कांग्रेस की मांग, चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों पर भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए सरकार को छात्र विरोधी बताए जाने पर भी चिराग पासवान ने जवाब दिया और विपक्ष के आरोपों पर अपना पक्ष रखा। देखिए, ये हाई कोर्ट के द्वारा ये आया है। मैं मानता हूँ कि अभी यकीनन इस पे रिव्यू की संभावनाएं बाकी हैं। धार्मिक आधार पर वेशभूषा के साथ भेदभाव करना मैं और मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानती है। हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं, हर धर्म से जुड़े हुए वेशभूषाएं हैं, आचरण हैं। ऐसे में इन व्यक्तिगत विषयों के ऊपर पाबंदी लगाना मैं या मेरी पार्टी इसे उचित नहीं मानती है। कहीं पे घूंघट लेने की परंपरा है, कहीं पे हिजाब पहनने की परंपरा है। हम लोगों ने देखा पीछे पार्लियामेंट में भी एक दिन विषय उठ गया था लुंगी को लेकर, धोती को लेकर। ये ऐसे विवाद हैं जिसमें मैं मानता हूं कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये व्यक्तिगत सोच का विषय है, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है कि कौन किस धर्म को मानता है, उसके आधार पर। अब हम लोग मंदिर जाते हैं, धोती कुर्ता हम लोग पहन के जाते हैं, गमछा हम लोग रखते हैं, तो ऐसे में कहीं पे घूंघट की परंपराएं हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। और जिस समाज के लिए ये फैसला लिया गया है, मुसलमान वर्ग को यकीनन, आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं प्रभु बता दीजिए ना, अपनी भूमिका भी। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, छात्र की आवाज़ बनने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर हमारी सरकार, अगर आपकी बात को मैं मान भी लूँ, तो चिराग पासवान तो गया ना छात्रों से मिलने, और चिराग पासवान गया ना मुख्यमंत्री से मिलने। आपने क्या किया? फोटो ऑप करने के अलावा छात्र से मिलके उनके साथ फोटो खिंचाकर, उनका मंच शेयर कर कर, अपनी वाहवाही करवाकर, अपने पक्ष में नारे लगवाकर, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद क्या किया आपने कार्रवाई के तौर पर? क्या मुख्यमंत्री जी से आप जाके मिले? क्या उचित मंच पर आपने इन बातों को रखा? प्रभु आप जाइए, कीजिए, फोटो खिंचाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बल्कि आपको और ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। अगर चिराग पासवान एग्रेसिव होकर यहाँ आ सकता है, मैं भरत तिवारी जी के यहाँ जा सकता हूँ। मैं हर चीज़ में सत्ता का हिस्सा होने के बाद अगर मैं इन विषयों को पहुंचा सकता हूं जो मैं मानता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से सही हैं, जायज़ हैं और उसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, अगर मैं वो सेतु बन सकता हूं तो आप। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीनगर सेंट्रल जेल से फरार हुए 2 कैदियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से 1000 किलोमीटर दूर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीनगर सेंट्रल जेल से भागे दोनों कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 23 अगस्त को दीवार फांदकर कैदी फरार हुए थे। लुकआउट नोटिस के बाद पुलिस ने चलाया बड़ा ऑपरेशन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीनगर सेंट्रल जेल से फरार हुए 2 कैदियों को आखिरकार करीब 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी 23 अगस्त को जेल की दीवार फांदकर फरार हुए थे और 3 दिनों से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी।
पुलिस के मुताबिक फरार आरोपियों की पहचान फरमान खान और मुख्तार अहमद गुज्जर के रूप में हुई है। दोनों गंभीर पॉस्को मामले में श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद थे। फरारी के बाद श्रीनगर पुलिस ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी करने के साथ गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना पर इनाम भी घोषित किया गया था। आखिरकार श्रीनगर पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मदद से चूरू जिले के राजगढ़ इलाके में दोनों का पता लगाया और उन्हें वहां से पकड़ लिया। जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को वापस श्रीनगर ले जाया जाएगा। बुलेटिन में अगली खबर राजकोट से देश के जवानों के लिए रक्षाबंधन पर एक खास और भावनात्मक पहल सामने आई है। सरहद पर परिवार और त्योहारों से दूर रहकर देश की रक्षा करने वाले जवानों के लिए बंधन फॉर भारत अभियान के तहत 70,000 से ज्यादा राखियां तैयार की गई है। इस अभियान में राजकोट ही नहीं बल्कि गुजरात के साथ दिल्ली, भोपाल, उदयपुर और उधमपुर समेत कई शहरों के लोग जुड़े हैं। और खास बात यह है कि 100 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे और महिलाओं ने अपने हाथों से जवानों के लिए राखियां तैयार की है। इन राखियों के साथ बच्चे जवानों के नाम भावनाओं से भरे पत्र भी लिख रहे हैं। इन पत्रों में देश की सुरक्षा के लिए जवानों का समर्पण का आभार भी जताया गया है। अभियान के संचालक नंदन माड़े के मुताबिक इसका उद्देश्य सरहद पर तैनात जवानों तक देशवासियों का प्यार, सम्मान और अपनापन पहुंचाना है। सुरक्षा जांच और जरूरी प्रक्रिया के बाद ये राखियां विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में तैनात जवानों तक पहुंचाई जाएंगी। इस बार अभियान में वीडियो संदेश भेजने की सुविधा भी जोड़ी गई है ताकि लोग जवानों को सीधे अपनी शुभकामनाएं और संदेश पहुंचा सके। रक्षाबंधन से पहले राजकोट की यह पहल एक संदेश दे रही है कि सरहद पर तैनात जवान भले ही अपने परिवार से दूर हो, लेकिन देश का स्नेह और सम्मान हमेशा उनके साथ है। और बुलेटिन में अगली खबर रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों के बढ़ते दामों का सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ रहा है। महुआ माझी ने चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए सरकार से महंगाई नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की है। देखिए, चीनी का दाम महंगा हुआ है। ये सिर्फ चीनी ही नहीं, इस देश में हर चीज महंगा हुआ है। लोग त्रस्त हैं गरीबी से, बेरोजगारी से, नौकरियां जा रही हैं, दुकानदार परेशान है। आप देख रहे हैं किस तरह से आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग चला हुआ है उससे भी दुकानदार परेशान है। वो भुखमरी के कगार पे आ रहे हैं। केंद्र सरकार पता नहीं क्या कर रही है। चंद पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर सारी पॉलिसियां देश में बन रही हैं। अभी इथनॉल को लेकर जो हंगामा हो रहा है, इससे चीजें महंगी होगी। ये बात तो पार्लियामेंट में भी हम लोग बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे कि इथनॉल लगा के जो आप लोग पेट्रोल में बेच रहे हैं मिला के, इससे सारी चीजें महंगी होंगी। तो यही देखने को मिल रहा है। चीनी की कीमत इतनी बढ़ गई है और ऐसी चीज है चीनी कि हर घर में हर एक को चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो। अभी पर्व का समय है। अभी अब बता रहे थे लोग कि इस बार चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, मीठी चीजें कम बन रही है। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए। ये बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करते हैं। जब ये सरकार आई थी केंद्र में, बीजेपी की सरकार, तो उन्होंने कहा था अब की बार बीजेपी सरकार महंगाई की मार और क्या क्या कह के वो आए थे। और उनके समय में तो महंगाई पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब लगता है बहुत जल्द वो जाने वाली है, क्योंकि हर तरफ उनके प्रति असंतोष चरम पर है। सूरत से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। शहर के भाटेना इलाके में सिद्धि विनायक मंदिर के पास यात्रियों से भरी सिटी बस में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बस पहले से ही यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी और कुछ यात्री दरवाजे के पास खड़े थे। इसी दौरान देव कोरवाला नाम का युवक बस में चढ़ने की कोशिश करता है। जगह नहीं मिलने के कारण उसका संतुलन बिगड़ा और वह सड़क पर गिर गया। इसी दौरान बस का पहिया उसकी चपेट में आ गया और हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग युवक की मदद के लिए पहुंचे और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना 21 अगस्त की बताई जा रही है और अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने के बाद सिटी बसों में क्षमता से ज्यादा भीड़ और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल अब यह भी है कि जब बस पहले से इतनी भरी हुई थी तो दरवाजे पर खड़े और लटक कर सफर कर रहे यात्रियों को रोका क्यों नहीं गया।
दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार की राजनीति से लेकर छात्र आंदोलन, आरक्षण, महंगाई और भोजपुरी विवाद तक कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार के विकास को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम कर रही है और उन्होंने दावा किया कि पर्यटन के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं और गया के विष्णुपद मंदिर तथा बोध गया के महाबोधि मंदिर क्षेत्र में कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। आरक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है। वहीं बिहार में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि उन्होंने घटना का वीडियो देखे हैं, लेकिन पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद ही विस्तार से बोलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों से संवाद करने और उनकी समस्याएं सुनने के लिए तैयार है। इस तरह बिहार के विकास से लेकर छात्र आंदोलन और भोजपुरी विवाद तक मनोज तिवारी ने विपक्ष के आरोपों और मौजूदा मुद्दों पर बीजेपी का पक्ष रखा है। इन लोगों को जितना भ्रम फैलाना है, जितना गंदगी निकालनी है अपने मुख से, निकालते रहें। इस देश में अब कोई ऐसा कास्ट नहीं है जिसको आरक्षण ना हो। ब्राह्मण को भी आरक्षण है, ठाकुर को भी आरक्षण है, भूमिहार को भी आरक्षण, जो मतलब SC, ST और OBC उन तीनों में नहीं आता है, उन सब लोगों को EWS का आरक्षण है। तो इस देश में सभी को आरक्षण है, सभी उसका लाभ ले रहे हैं। और खड़गे साहब की जो और उनकी पार्टी की जो देश की भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की और उसको नीचे ले जाने की जो कोशिश है, वो सफल नहीं होने देंगे। हमें अभी मुख्य विषय नहीं पता है, कोई हमें समझाए क्या हुआ है तो हम ज़रूर उसमें कुछ बात करेंगे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे वो यहाँ हो, कहीं भी जब वो संवाद करने को तैयार है तो फिर हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह की बात को सुनने को तैयार है। कहीं भी अगर नाइंसाफ़ी होगी तो बताइए, न्याय हो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान से जुड़े विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। मामले पर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर और कांग्रेस नेता जगत सिंह नेगी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बीजेपी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए विशेषाधिकार प्रस्ताव और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। वहीं विधानसभा की फुटेज को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है और फुटेज से कथित छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए गए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब राष्ट्रगान विवाद के साथ विधानसभा की रिकॉर्डिंग को लेकर उठे सवालों ने हिमाचल की राजनीति में नया सियासी टकराव भी खड़ा कर दिया है। नहीं होगा तो सप्लीमेंट्री एक मिलता है। यहाँ तो माननीय जो है अध्यक्ष महोदय जयराम जी की तो 4 सप्लीमेंट्री 5 सब, फिर भी कहते हैं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो रूल्स में यह है कि स्पीकर ने देखना है कि ये जवाब सही आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मंत्री को स्पीकर साहब कह सकते हैं कि भाई और इसको एलेबोरेट करो, पर जयराम ये नहीं कह सकते कि मैं सेटिस्फाइड नहीं, उसको और बोलने दो मुझे। सबका क्वेश्चन आवर खा जाते हैं, 8-8 मिनट सप्लीमेंट्री करते हैं। साथ वाले वहां पर बगले झांक रहे होते कि मेरा नंबर भी है। आज भी हुआ, वो 0 आवर का शुरुआत था और माननीय सदस्य इन्हीं के खड़े हो रहे थे कागज लेके अपनी बात करने को। उतने में जयराम जी खड़ गए, उनका वो भी गया। तो जयराम जी जो है पता नहीं क्यों। सूरत में फिश मार्केट के नाम को लेकर विवाद अब और बढ़ गया है। शहर के नानपुरा स्थित लंकन कोर्ट इलाके में बने होलसेल फिश मार्केट के मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और तस्वीर वाला बोर्ड लगाए जाने के बाद मामला सुर्खियों में आया था। अब विवाद बढ़ने के बाद इस बोर्ड को सफेद कपड़े से ढक दिया गया है। दरअसल सूरत फिश मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से मार्केट के बाहर श्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट नाम का बोर्ड लगाया गया था। इसके बाद व्यापारियों के एक धड़े ने इसका विरोध करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं, ऐसे में उनका नाम पर फिश मार्केट का नाम रखना उचित नहीं है। वहीं सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों के मुताबिक इस नामकरण को लेकर पालिका की ओर से कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई थी, यानी एसोसिएशन की ओर से बोर्ड मंजूरी मिलने से पहले ही लगा दिया गया था। मामला मीडिया में आने और विवाद बढ़ने के बाद अब बोर्ड को सफेद कपड़े से कवर कर दिया गया है। साथ ही फिश मर्चेंट एसोसिएशन ने नामकरण की मंजूरी के लिए मनपा की स्टैंडिंग कमेटी को भी पत्र लिखा है।
फिलहाल नामकरण का मामला मनपा स्तर पर विचाराधीन है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि श्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट नाम को आधिकारिक मंजूरी मिलती है या नहीं। अमरेली जिले से बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को अमरेली के लाठी तालुका स्थित दूधवाला गांव पहुंचेंगे, जहां वे पद्मश्री सवीजी भाई धोलाकिया द्वारा निर्मित गुजरात गौरव सरोवर का लोकार्पण भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह सुबह करीब 9 बजे दूधाला पहुंचेंगे और हेत की हवेली भी जाएंगे। करीब 80,000 स्क्वायर फीट में फैले गुजरात गौरव सरोवर में 23 करोड़ लीटर पानी संग्रह करने की क्षमता भी बताई जा रही है। इसके निर्माण पर 4 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर दूधाला में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और धोलाकिया फाउंडेशन की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। इस खास सरोवर और कार्यक्रम को लेकर सुनते ही लाठी शहर भाजपा अध्यक्ष धर्मेश सोनी और पद्मश्री सवीजी भाई धोलाकिया ने क्या कहा, सुनिए। મારું નામ ધર્મેશભાઈ સોની છે, લાઠી શહેર ભાજપ પ્રમુખ। આગામી તારીખ 27ના રોજ લાઠી તાલુકાના દુધાળા ગામે ગુજરાત ગૌરવ સરોવરના લોકાર્પણ પ્રસંગે આવી રહ્યા છે, ત્યારે લાઠી શહેર સંગઠન, લાઠી તાલુકા સંગઠન સહિત લાઠી પંથકની જનતામાં અનેરો ઉત્સાહનો માહોલ છે અને આ ઉત્સાહનો માહોલ આમને જાળવી રાખવા માટે અને અમિતભાઈ શાહને આવકારવા માટે અમે લાઠી સંગઠન અને લાઠી તાલુકાની એક અગત્યની મિટિંગ રાખેલી અને મિટિંગમાં આ આયોજન કેમ સફળ થાય, કેમ સુચારું આયોજન થાય તે બાબતે અગત્યના મુદ્દાઓ ચર્ચવામાં આવ્યા હતા। ઉત્સાહ ને હરખ ને બધાને છે, મને વિશેષ હોય પણ મને ઠાક ઉતરી ગયો છે। મને એટલા માટે આનંદ છે કે મારા કામની કદર કરી, પાણીની શ્રેયસતા સમજી અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આપે છે। જો કે પદ્મશ્રી આપીને પ્રોત્સાહન તો બહુ મોટું આપી દીધું, પણ આવા ટાઈમે નરેન્દ્રભાઈ અને અમિત શાહ સાહેબ આપણને બધાને પ્રોત્સાહન આપતા રહે છે, હિંમત આપતા રહે છે। આટલા બધા પ્રશ્ન હોવા છતાં એ બિંદાસ દેશનું કામ કરી રહ્યા છે। આપણે સૌ સાથે મળી શુભકામના આપી, શુભેચ્છા આપી અને બળ આપી કે આપણે ભારતનો, રાષ્ટ્રનો કેવી રીતે વિકાસ થાય, અમે તમારી સાથે છીએ। થેન્ક યુ। ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने अभिनेत्री कृति सैनन वाले अपने रक्षाबंधन विज्ञापन को विवाद के बाद सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि उसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। दरअसल विज्ञापन में कृति सैनन के पहनावे और पालतू जानवरों को रक्षाबंधन के उत्सव से जोड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। आलोचना के बाद कृति ने भी जवाब देते हुए कहा कि किसी महिला का अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान उसके कपड़ों से नहीं माना जाता चाहिए। इस विवाद में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। राहुल गांधी ने कृति का समर्थन करते हुए महिलाओं की पसंद और स्वतंत्रता की बात कही। वहीं अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विज्ञापन की आलोचना की। अब बढ़ते विवाद से के बीच जीवा ने विज्ञापन वापस लेते हुए कहा कि वह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहार का सम्मान करते हैं और अगर विज्ञापन में अनजाने में किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो ऐसा करना कंपनी का उद्देश्य नहीं था। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।